Hello everyone, welcome back to Alliance Studies Academy's online platform regarding the current affairs of 2021। सो अपने करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं D55 का सेशन। आई विश यू अ वेरी गुड लक। सो पहला क्वेश्चन है आपका, आज जो हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एक आपका पिक्चर परसेप्शन होगा। सो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि जैसे आपके जो CDS के एग्जाम्स होते हैं, ओके, वहाँ पे आपकी जब SSP की जाती है तो वहाँ पे पिक्चर परसेप्शन वाला एक सेक्शन आता है। सो वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब हम CSC की बात करें, लाइक आपके जो सिविल सर्विस की बात करें, तो वहाँ पे भी जैसे जो हम पे एथिक्स का जो हमारा एग्ज़ाम होता है, सो वहाँ पे हम पे सिचुएशनल डिसीजन मेकिंग हम पे आती है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। सो ये हमारे लिए वहाँ पे भी काम आता है, तो ये आपके लिए हर हर उसमें काम आएगा। सो बेसिकली आपको करना क्या है कि ये पिक्चर देख के आपके दिमाग में जो स्टोरी आपको दिखती है, बनती है, आपको उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो आज का पहला क्वेश्चन हम इसी से स्टार्ट करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी दिखाएगा, आप कितना ज़्यादा आपकी ग्रोथ है, हर चीज़ ये आप शो कर देगा। सो ट्राई करिएगा, और काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है ये। पहला आज का सेशन इससे स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैं होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी स्टोरीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। सो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। आप अभी लिख सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में भी इसको वापस आके लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट इसको अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। भले अगर आप कमेंट सेक्शन में भी ना लिखें, सो आप ग्रुप में भी बता सकते हैं या फिर आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, बट ट्राई ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही अच्छा एक आपकी एक्सरसाइज है, आपके सारे सेंसेस खुलेंगे इसको करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 was aimed at effective prevention of unlawful activities association in India. Second statement is under the UAPA, foreign nationals cannot be charged, and your options are A only, B only, both or none. You have to choose the correct statement. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए ओनली, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट ही सही है। सो आपने ये आर्टिकल देखा होगा द हिंदू में, जहाँ पे ये ड्रैकोनियन लीगल रिजीम के बारे में बात करें, जो कि आपका यूएपी है, और किस तरीके से ये आपका बहुत ज़्यादा एक डेंजरस आपका लॉ है। सो इसके बारे में ये आर्टिकल पूरा बात करता है। सो हमारे लिए फिर आपका यूएपी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, 1967 में आपका ये एक्ट आया था और ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि फॉरेन नेशनल को भी चार्ज किया जा सकता है आपका यूएपीए के अंडर, इसलिए ये और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इसके बारे में और एक बार पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली आपका ये 1967 में आया था, और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का मतलब हमें ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन जो कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी जो है आपकी कंट्री की, ओके, जो कि इंडिया है, उसको अगर हार्म करने की कोशिश करे, डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, तो उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पे ये ड्रैकोनियन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर दी गई है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिससे वो किसी भी एक्टिविटी को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते हैं। सो ये पावर पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि उनका वो चाहे तो किसी भी एक्टिविटी को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को हार्म कर रही है। इसमें आपकी डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हाईएस्ट पनिशमेंट्स दी गई है, जो कि इसकी एक्सट्रीम कंडीशन को शो करते हैं। इसके अंदर आपके जो इंडियंस होते हैं, फॉरेन नेशनल, बोथ कैन बी चार्ज अंडर दिस। सो सेम मैनर विल बी द सेम। अगर कोई क्राइम आपके फॉरेन लैंड में भी हो रहा है आउटसाइड द इंडिया, ओके, और ऑफेंडर जो कर रहा है, और अगर इस एक्ट के अंदर वो इंक्लूड हो रहा है, सो वहाँ वो भी इसके अंदर पनिशेबल होगा। इसके अंदर जो आपका चार्जशीट फाइल होती है वो उसके लिए मैक्सिमम 180 डेज का टाइम होता है आफ्टर अरेस्ट, एंड ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड आफ्टर द इंटीमेटिंग कोर्स। मतलब आप जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको 180 डेज के अंदर, मैक्सिमम 180 डेज के अंदर उसको चार्जशीट फाइल करनी होती है अरेस्ट के बाद, ओके। सो और ड्यूरेशन एक्सटेंड हो सकती है अगर यहाँ पे कोर्ट का इंटरवीन हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 2004 में एक अमेंडमेंट होता है जहाँ पे आपका टेररिस्ट एक्ट आपका ऐड किया गया था, ओके, जो जितनी भी इसमें ऑफेंस की लिस्ट है, जिनको टू बैन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज अंडर विच 34 आउटफिट वर बैन। सो यहाँ पे 34 को बैन किया गया था, टेररिस्ट एक्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। टिल 2004 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का मतलब आपका क्या होता था कि जो आपका सेसेशन और सेशन से रिलेटेड टेरिटरी के से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें होती थी उनको अनलॉफुल में कंसिडर किया जाता था। लेकिन आपका अगस्त में मतलब यही आपका 2004 सॉरी 2019 की बात है, यहाँ पे जब आपका एक अमेंडमेंट इसमें एक और पास होता है, तो यहाँ पे अब आपका जो इंडिविजुअल है उसको भी एज अ टेररिस्ट ग्राउंड इसमें कंसिडर कर दिया गया है, ओके। सो यहाँ पे आपका जो पावर है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को, एजेंसी को भी दी गई है कि वो जो आपका प्रॉपर्टी होगा उसको भी सीज कर सकते हैं,
और जो आपका यहाँ पे एनआईए का ऑफिसर होगा, ओके, उसकी जो रैंक होगी वो इंस्पेक्टर या उससे अबव की होगी, ओके। और यहाँ पे इस तरीके से इसके बारे में बातें करी गई हैं। सो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं दोबारा से, जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हैं इसका अच्छे से फ्लो चार्ट बना के इसको रख सकते हैं, ये हमेशा काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउस प्राइस इंडेक्स रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका हाउस प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, ओके। इंडेक्स एज सच इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वार्टरली बेस पे निकलता है, सो ये चेंज तो होता रहेगा, फ्लक्चुएशन इस पर दिखता रहेगा आपको। सो इसकी फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है कि इसको रिलीज कौन करता है, बस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक बार आप देखना चाहते हैं तो इसको एक बार सर्च करके इसके बारे में अच्छे से डिटेल कर सकते हैं एक बार बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्पोरेट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन बांग्लादेश एंड, सो आपको बताना है किस किस के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। बांग्लादेश और इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया। सो आपका न्यूज़ में भी था इसी तरीके की एक्सरसाइज, तो फिर कॉर्पोरेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपके एग्जाम्स में भी काफ़ी आती हैं इस तरीके की चीज़ें। सो इसका आंसर होगा आपका ए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाली कॉर्पोरेट एक्सरसाइज होती है। CORPAT कॉर्पोरेट है ये, ओके। एक आपका CARPAT भी होती है, ओके, वो अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट? Judicial disqualification referred to recusal is the act of abstaining from participation in official action such as legal proceeding due to conflict of interest sorry, of preceding house of preceding court official or administrative officer. दूसरा है there are no definite rules on recusal by judges. और आपके ऑप्शन हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ आर नन। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। द हिंदू में आपने इससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ा होगा। सो इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच मीन दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं ऊपर वाला स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है ना, उसको रेक्यूजल कहा जाता है। आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का जो आपके ये होते हैं, इनका आपने डिस्क्वालिफिकेशन सुना होगा, एमएलएस का डिस्क्वालिफिकेशन सुना होगा। यहाँ पे अब आपके जो जजेस का डिस्क्वालिफिकेशन होता है ना, उससे जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन को रेक्यूजल कहते हैं। सो इज द एक्ट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन ऑफिशियल एक्शन सच एज लीगल प्रोसीडिंग ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर उस जो भी आपका प्रिसाइडिंग कोर्ट है, ओके, सो प्रिसाइडिंग कोर्ट मतलब यहाँ पे आपका कोर्ट की बातें करें, जो वहाँ पे जज बैठा है उसका कोई भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ओके, जिसकी वजह से उसको एब्सटेन किया जा रहा है पार्टिसिपेशन से, सो उसका जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन होगा। दूसरा बिल्कुल ठीक है, कोई डेफिनेट रूल्स नहीं है हमारे पास, ओके, रेक्यूसल बाय जजेस से, रेक्यूसल बाय जजेस के लिए जो नहीं है। सो ग्राउंड्स क्या होते हैं कि पहला कि जज यहाँ पे आपका अगर बायस हो किसी एक पार्टी के फेवर में, ओके। दूसरा यहाँ पे उनका जो जज है उनके इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर और रिलेशनशिप विद समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन इट। सो तीसरा यहाँ पे होगा कि अगर उनका बैकग्राउंड या फिर एक्सपीरियंस ऐसा है, मतलब वो एज ए लॉयर काम कर चुके हैं उसमें, या फिर उनका कोई कनेक्शन दिख रहा है, मेनली आपको यहाँ पे देखने को इम्पोर्टेंट समझ में जो आता है। तो फिर आपका कि पर्सनल नॉलेज हो पार्टीज़ के बारे में, और फिर जाके आपको आपका जो है आपका केस में बायसनेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो, ओके। एक्सपर्टी कम्युनिकेशन है विद लॉयर्स के साथ या नॉन लॉयर्स के साथ, रूलिंग, कमेंट और कंडक्ट। सो इस तरीके के ग्राउंड्स आपके रेक्यूसल के बन जाते हैं किसी भी जज के लिए। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी कोई जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं वो आपके ओथ लेते हैं, तो वो आपका क्या करते हैं, वो ऑल्दो यहाँ पे एक ड्यूटी टू डिलीवर जस्टिस विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल तो लेते हैं, बट इट्स अ ह्यूमन नेचर। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बायसनेस आई जाती है। सो इस पे फिर यहाँ पे जो ये बायसनेस है ये क्योंकि उनके जो काम है उस पर अफेक्ट कर रही है, तो फिर इस वजह से क्योंकि जस्टिस के जो आपका फील्ड है वहाँ पे इसको अलाउ नहीं किया जा सकता है, इसलिए फिर आपका रिक्यूसल आपको देखने को मिलता है। आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था जस्टिस चेलमलेश्वर का, जिसमें उन्होंने कहा था 2015 में कि अगर किसी भी जज का कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, पेक्यूनरी इंटरेस्ट मतलब आप मॉनेटरी इंटरेस्ट समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे उसको कुछ मॉनेटरी टर्म से फेवर हुआ है, तो यहाँ पे फिर कोई उनका बोलने का मतलब सिंपल सा ये था कि नो फर्दर इंक्वायरी एज टू वेदर वॉज रियल डेंजर और रीजनेबल सस्पेंशन ऑफ बायस इज रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन। मतलब अगर यहाँ पे पता चलता है कि जज का कोई भी आपका पेक्यूनरी इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, मॉनेटरी टर्म्स में देखने को मिलता है इंटरेस्ट,
सो फिर आगे कोई भी डिस्कशन वर्थलेस है, क्योंकि वहाँ पे दिख चुका है कि वो ऑलरेडी बायस हो चुके हैं। सो यहाँ पे उनका बोलने का मतलब ये है कि अब आगे की इंक्वायरी करना कि रियल डेंजर था, रीजनेबल सस्पेंशन था, ये सब आपका नो फर्दर इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे ये एक इसको याद रखिएगा कि जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन मेंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये आपका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव सही हो जाता है कि इसके रिलेटेड कोई रूल्स नहीं है हमारे पास। ओके, और ये कुछ ग्राउंड्स हैं इसके दे रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्टेड इन 1675 इफेक्टिवली आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ सूरत बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रघुनाथ राव। The Treaty of Salbai ended the first Anglo-Maratha War. A only, B only, both or none. लास्ट आपका उसमें असाइनमेंट था आपका ये। सो आई गेस आप लोगों ने अच्छे से कवर कर ही लिया होगा, और इससे पहले वाले में हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर तो डिस्कस कर ही लिया था। सो इसका आंसर होगा आपका बी ओनली, विच मीन्स पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपका यहाँ पे 1675 नहीं है, 1775 है। 1675 तो आपका बहुत पहले हो गया। ओके, सो बाकी ठीक है, ये आपका ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुआ था। ओके, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव के बीच में। सो ये बोल रहे हैं कि एंग्लो मराठा वॉर आपका 1675 में 1775 जो असली आंसर है वो हुआ था। ओके, जब आपका ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हो चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी रघुनाथ राव के बीच में। दूसरा सही है, ट्रीटी ऑफ सलबाई से ही आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुआ। हमने लास्ट सेशन में भी ये देखा था पूरा आपका फ्लो चार्ट के थ्रू भी। ट्रीटी ऑफ सलबाई जो था आपका 17 में 1782 को साइन हुआ था मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सलबाई बेसिकली आपका मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में एक जगह है। ये फिर से वही क्रोनोलॉजी है जो हमने पिछली बार डिस्कस करी थी कि पहले आपका एंग्लो मराठा वॉर आपका 1775 में स्टार्ट हुआ जब आपका ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हो चुका था, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है ये। ओके, रघुनाथ राव आपके जो अंकल थे आपके किसके, जो आपके पेशवा बालाजी थे। ओके, उनके जो बेटे थे जो आपका राजा बने थे, तो उनके अंकल थे, सॉरी उनके भाई थे, जो कि फिर उनके नेक्स्ट जो बेटे थे उनको राजा बनने के अगेंस्ट में थे, कंटेंडर थे ना वो उनके राजा बनने के उसमें। ओके, फिर हमने ये सब पूरा एक बार डिस्कस किया था, आप एक बार उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, बैटल ऑफ वडगांव। ओके, फिर ट्रीटी ऑफ वडगांव हुई। ओके, फिर आपका यहाँ पे लास्ट में ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी देखने को मिलता है। अच्छा, आप एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन चलिए असाइनमेंट में अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक ना इनकी क्रोनोलॉजी जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन ट्रीटीज़ की। ट्रीटी ऑफ सूरत हो गया, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो गया, ओके, ट्रीटी ऑफ वाडगांव हो गया, और ट्रीटी ऑफ सलवाई हो गया, कि पहले कौन हुई थी और लास्ट में कौन हुई थी, ऊपर से नीचे तक। ये आपका ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है किसी एग्जाम में, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेग्तातू डैम समटाइम्स सीन इज फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला। सो आपका आंसर होगा यहाँ पे बी, कर्नाटका। आपने सुना भी होगा ये दो स्टेट्स के बीच में इससे रिलेटेड आपका डिस्प्यूट भी चल रहा है। सो आपका पर ये कर्नाटका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स occur worldwide in tropics and subtropics. Mangrove is a shrub or small tree that grow in coastal saline or brackish water. Mangrove are the halophytes and are adapted to live in a harsh coastal condition, and none of the above. इनकरेक्ट बताना है आपको, याद रखिएगा। इसका आंसर है नन, विच मीन्स आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं। पहला बिल्कुल ठीक है, आपके ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में मिलते हैं वर्ल्ड वाइड। दूसरा बिल्कुल ठीक है, श्रब होते हैं स्मॉल ट्रीज जो आपके कोस्टल सलाइन और ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं। तीसरा बिल्कुल ठीक है, हेलोफाइट्स होते हैं ये, एंड फिर ये हार्श कंडीशन में रहने के आपके अडेप्टेबल होते हैं। हेलोफाइट्स मतलब आपके जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। हेलो जहाँ पे भी वर्ड लगता है वो सॉल्ट से रिलेट करता है। ओके, सो आपके ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, और जब से ज़्यादा जो मैंग्रोव एरिया है वो आपका 5 डिग्री ऑफ इक्वेटर के उसमें आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इनके पास एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम होता है। इनकी रूट्स ब्लाइंड रूट्स कही जाती हैं क्योंकि मोस्टली आप ये वाटर में देखेंगे, सो ये आपके उसी में ही आपके रेस्पायर करते हैं। यहाँ पे इनकी वेविपैरिटी मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। वेविपैरिटी मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपका ये होगा कि इनकी जो शीट्स होती हैं वो पेरेंट के अंदर ही आपकी डेवलप करती हैं, जैसे मैमल्स में होता है। ओके, यहाँ पे इसके वो बता रखे हैं कि किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो मैनग्रोव के जो रूट्स होते हैं वो इम्पीड करते हैं वाटर फ्लो को, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स को आपका इन्हेंस करते हैं। फिर ये आपका मॉनसूनल टाइडल फ्लड्स को आपके मॉडरेट करते हैं। इंड्यूशन ऑफ कोस्टल लोलैंड्स को आपका रिड्यूस करते हैं। फिर मैनग्रोव जो हैं आपके नेचुरल रिसाइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स
नेक्स्ट आपके सपोज न्यूमरस फ्लोरा, एवी फ्लोरा, वाइल्ड लाइफ। फिर आपका प्रोवाइड सेफ एंड फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर ब्रीडिंग, स्वैपिंग, सप्लाई वुड, फायरवुड। ये आपके इंपॉर्टेंट यूज आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क इज इन उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। एंड योर आंसर इज ए, उड़ीसा। उड़ीसा में मिलने वाला नेशनल पार्क है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट। गल्फ ऑफ अडेन, ऑल्सो नोन एज गल्फ ऑफ बरेरा, इज अ डीप वाटर गल्फ। In northwest, it connects Red Sea through Bab el Mandeb Strait, and it connects Arabian Sea to the east. And your options are A only, B only, both are none. हमने लास्ट सेशन में भी देखा था गल्फ ऑफ एडेन आपका मैप पे जब हमने देखा था। सो इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच इन दोनों स्टेटमेंट सही है। सो इसको गल्फ ऑफ बरेरा भी कहते हैं, ओके। और ये आपका यमन, नॉर्थ की तरफ यमन में, और ईस्ट की तरफ से आपका अरेबियन सी है यहाँ पे, वेस्ट की तरफ से जिजुबाती है, और आपका जो साउथ की तरफ से है वहाँ पे आपका ये गॉर्दाफी, चैनल, स्कॉट्रिया और सोमालिया आपको देखने को मिलते हैं। किस किसको कनेक्ट करता है, रेड सी और आपका अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ को, ओके, ईस्ट की तरफ को, इन नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट। और फिर आपका वेस्ट की तरफ को ये आपका गल्फ ऑफ द जॉर्जिया जो जिजुबाती में है उसको नैरो करता हुआ दिखता है। आप इसको एक बार मैप में जाके देख सकते हैं फिर से। सो आई गेस दिस इज एंड। सो आज का सेशन कंक्लूड करते हैं यहीं पे। आई होप आपको अच्छे से पार्टिसिपेट किया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन करना मत भूलिएगा, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ टुडे सेशन। तो मैं देखना चाहूँगी आप लोग की क्रिएटिविटी किस तरीके से होती है, और आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।